जेठानी की दो बेटी। हेमा एक घरेलू औरत है जिसने अपने ससुराल को बेहतर तरीके से संभाल रखा है। एक दिन अर्चना हेमा से कहती है, बहू, अब इस घर में किलकारी कब गूंजेगी? बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाती हूँ। अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मम्मी जी, अभी तो बच्चा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पहले देवर जी की शादी करवा दूं, फिर जाकर मैं बच्चा करूंगी। नहीं तो मुझे दिन भर घर की चिंता लगी रहेगी। काम कैसे होगा? अरे वो सब तो हो जाएगा। ये मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे बस एक पोता या पोती दे दे, घर के काम मैं कर लूंगी। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बच्चा मेरी गोद में है और आपको दे दूं मैं। अर्चना हेमा से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। इधर अर्चना निशान से हेमा की शिकायत करती है। बहू ना मेरी एक नहीं सुनती। तू ही उसे समझाना बेटा, मेरा मन नहीं लगता। अपने पोते पोतियों को देखकर मेरी उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। मुझे उनके साथ खेलना है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहू को समझाता हूँ। इधर अर्चना की बात हेमा के दिमाग में चलती रहती है। उधर रात को खाना खाने के बाद जब निशान और हेमा अपने कमरे में होते हैं, तब निशान हेमा से कहता है, हेमा, माँ जो कह रही है वो कर दो ना, वो भी तो अपनी जगह सही है। मुझे पता है, लेकिन उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। देवर जी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। बस उनकी शादी हो जाए फिर मैं बच्चे कर लूंगी ना। बच्चे के साथ शादी का घर संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तुम्हें बच्चे चाहिए तो अपने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। सब मुझे ही समझाने में लगे हैं, ये नहीं सोचते कि मैं सब कैसे करूंगी। हेमा मुंह घुमाकर लेट जाती है। तभी निशान उसे मनाता हुआ कहता है, अच्छा मेरी रानी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब तो गुस्सा थोक दो। मैं कल से ही तुम्हारे लिए एक सुंदर सी देवरानी ढूंढना शुरू कर देता हूँ, ताकि वो तुम्हारा आकर हाथ बटा सके। हेमा मुस्कुराकर निशान के गले लग जाती है। अगले दिन निशान अपने जान पहचान में सबको जीतू के लिए लड़की देखने को कह देता है। इधर हेमा भी पंडित जी को घर बुलवाती है और पंडित जी हेमा के ससुराल आते हैं। क्या बात है बहू, मुझे आज कैसे याद कर लिया? पंडित जी, आपको पता है ना, जीतू की उम्र शादी लायक हो गई है, तो उसी सिलसिले में आपको बुलाया है। मैं समझ गया बहू। अब देखो, मैं जीतू के लिए एक से एक रिश्ते लाता हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ अर्चना बहन, निशान की शादी में तुमने कुछ नहीं दिया था, लेकिन जीतू की शादी में मुझे सोने की चैन चाहिए। अरे मिल जाएगी पंडित जी, आप बस एक अच्छी सुंदर सुशील लड़की ढूंढ लीजिए। ये लीजिए, ये जीतू का बायोडेटा और फोटो है। तभी अर्चना हेमा को ताना देते हुए पंडित जी से कहती है, जो कहोगे दे दूंगी, लेकिन बहू ऐसी चाहिए जो मुझे आने के साथ ही पोते पोतियों का मुंह दिखा दे, वरना आजकल की लड़कियों के चौंचले बहुत है। हेमा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अर्चना से कुछ नहीं कहती। दिन बीतने लगते हैं और 1 महीने बाद पंडित जी एक लड़की का रिश्ता लेकर हेमा के पास आते हैं। बहू, ये लड़की देख, जैसी तुझे चाहिए थी वैसी ही सुशील, सुंदर और संस्कारी है। हेमा कुछ कहती उससे पहले ही जीतू कहता है, भाभी ये सब क्या है? मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, वो भी मुझसे पूछे बिना। ये सही नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। जब लड़की देखी हुई थी तो मेरा इतना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़की वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बना ना। पंडित जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। इधर जीतू गुस्से में किसी से बात नहीं करता। रात को सब खाने की मेज पर जब सब होते हैं, तब अर्चना जीतू से कहती है, बेटा तू गुस्सा क्यों कर रहा है? कर लेना जिससे शादी करनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेचारी हेमा को कितनी दिक्कत हो गई। आप लोग बिना पूछे कुछ करेंगे तो क्या ही होगा? इतने में ही हेमा को उल्टियां होने लगती है और सबको पता चलता है कि हेमा माँ बनने वाली है। जीतू खुश होकर कहता है, देख लिया ना माँ, मेरी रजनी कितनी लकी है। उसके घर में आने की बात से ही घर में खुशियां आनी शुरू हो गई। देवर जी, अब आप ही बता दो कब शादी करनी है। अभी क्या जल्दी है, झाड़े में कर लूंगा। रजनी आपकी डिलीवरी के वक्त आपके पास होगी, बस। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और 8 महीने बाद झाड़ा आ जाता है और रजनी जीतू की शादी हो जाती है। रजनी के घर आने से निशान हेमा से कहता है, अब तुम आराम करो, बस अगले महीने हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, वैसे रजनी तो अच्छी लग रही है, लेकिन वो ऑफिस का भी काम करती है। वो मेरी डिलीवरी कैसे संभाल पाएगी? सोच रही हूँ कि अपनी बहन को बुला लूं। अरे इसमें सोचना क्या है, मैं कल ही साली साहिबा को ले आता हूँ।
अगले दिन रजनी की पहली रसोई होती है। निशान पूर्णिमा को लेने ससुराल चला जाता है। अर्चना रजनी से कहती है, बहू, तुम नहा धोकर रसोई में नाश्ता बना लो। आज पहली रसोई है ना तुम्हारी। जी मम्मी जी। रजनी नाश्ता बनाती है। इतने में ही निशान पूर्णिमा को लेकर आता है। सब एक साथ नाश्ता करते हैं और रजनी के खाने की तारीफ करते हैं। तभी हेमा कहती है, रजनी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। रजनी के हाथों में बरकत है, बरकत। बीवी किसकी है? मुझे तो पहले से ही पता था, मेरी रजनी सब काम में माहिर है। अचानक ही हेमा को उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है और वक्त से पहले ही हेमा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म से पूरे परिवार में खुशी छा जाती है। रजनी के पैर देख लो, कितने शुभ है माँ। आते ही तुम्हें अपनी पोती मिल गई। अरे बहू तो लक्ष्मी है। मेरी पोती के आने से घर में खुशी छा गई है। आज से इसका नाम खुशी होगा। हेमा खुशी के साथ अस्पताल से घर आती है। पूर्णिमा हेमा के घर के सारे काम करती है और खुशी को भी संभालती है। इधर रजनी अगले दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती है। भाभी, आपको पता है ना, शादी के वक्त ही मैंने कितनी छुट्टियां ले ली थी, वरना मैं नहीं जाती। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा पूर्णिमा काम कर रही है। अरे कोई बात नहीं रजनी, मैं समझ सकती हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रजनी ऑफिस चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीने बाद हेमा पूर्णिमा से कहती है, पूर्णिमा, तूने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं ठीक हूँ। महीने भर आराम कर लिया है मैंने, अब मैं संभाल लूंगी। कल तेरे जीजाजी तुझे छोड़ आएंगे। हाँ, तू भी ना दीदी, अब परिवार में क्या मदद, एक पल में ही पराया बना दिया ना मुझे। अरे हट पगली। अगले दिन निशान पूर्णिमा को उसके घर छोड़ाता है। हेमा पहले की तरह ही घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेती है। रजनी के आने से हेमा को एक जरा मदद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन अर्चना हेमा से कहती है, तू ही पूरा दिन काम करती रहेगी तो रजनी कैसे घर गृहस्थी संभालना सीखेगी। आज से सुबह का खाना रजनी बनाएगी। मम्मी जी, उससे वक्त कहाँ मिलता है अपनी ऑफिस से। अरे तो तू ही घर के काम करती रहेगी क्या? मेरी आंख थोड़ी ना फूट गई है। तुझे भी तो आराम की जरूरत है। अभी अभी तो डिलीवरी से उठी है। रजनी मेरी छोटी बहन की तरह है, अभी उसे करने दो ना जो वो करना चाहती है। इसी तरह वक्त बीतने लगता है और ठीक साल भर बाद रजनी भी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म से निशान कहता है, माँ, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हारे पास 2 पोतियां हो गई है। अब तो तुम्हारी उम्र 20 साल बढ़ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आज से रजनी की बेटी का नाम अनाया। रजनी अनाया को जन्म देती है, लेकिन उसका पालन पोषण हेमा ही करती है। रजनी निश्चिंत होकर आराम से कुछ वक्त बाद अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लेती है। इधर हेमा अपनी दोनों बेटियों और घर की जिम्मेदारियों में फंस कर रह जाती है। एक दिन पूर्णिमा हेमा को फोन करती है, बड़े दिन हो गए दीदी, तुम मायके नहीं आई हो, कुछ दिनों के लिए घर चली आओ ना। खुशी तो बड़ी भी हो गई होगी। अरे खुशी तो बड़ी हो गई है, लेकिन मेरी अनाया ना अभी छोटी है, इधर उधर आने जाने से उसे ठंड लग जाएगी। ये क्या बात हुई दीदी? अनाया की जिम्मेदारी तुम्हारी है क्या? उसकी माँ समझे। वो महारानी आराम से ऑफिस जाए, घूमे फिरे, और तुम उसके बच्चे संभालो। अरे ऐसा मत बोल पूर्णिमा, अनाया को मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ। मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। जब तक ये दोनों बड़ी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा सकती। देख लेना दीदी, एक दिन तू बहुत पछताएगी। ये रजनी बहुत तेज है, तुझसे सब काम करवा कर अपनी बेटी पर बाद में अपना हक जमा लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पगली। पूर्णिमा गुस्से में फोन काट देती है। हेमा खुशी से ज्यादा अनाया पर ध्यान देती। एक दिन खुशी हेमा से नाराज होकर बिना खाए निशान के पास जाकर बैठ जाती है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती। जब देखो अनाया अनाया करती रहती है। मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मुझे मम्मा ने चॉकलेट भी नहीं दी। मम्मा ने नहीं दी तो क्या हुआ, मैं दूंगा अपनी लाडो को चॉकलेट। निशान खुशी को बहुत सारी टॉफियां देता है। थोड़ी देर बाद हेमा अपने कमरे में आकर खुशी से कहती है, मुझसे नाराज है क्या मेरी गुड़िया? मुझे नहीं बात करनी आपसे, मैं पापा के पास ही सोऊंगी। हेमा बहुत देर तक खुशी को मनाती है, फिर उसे समझाते हुए कहती है, मेरी खुशी बहुत समझदार और बड़ी है। आप अनाया की बड़ी बहन हो ना, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। मेरी बच्ची मम्मा आपसे भी उतना ही प्यार करती है। मेरी खुशी तो बहुत तेज है कि नहीं? हाँ मम्मा, खुशी तेज है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। हेमा अपनी दुनिया अपनी दोनों बेटियों में समेट लेती है। एक रोज अर्चना हेमा से कहती है,
हेमा, अब दोनों का दाखिला स्कूल में करवा दे, फिर तुझे भी थोड़ा वक्त अपने लिए मिल जाएगा। वैसे तुझे पहले ही खुशी को स्कूल में डाल देना चाहिए था। मम्मी जी, मैंने सोचा अब दोनों बहनों को एक साथ ही डालूंगी। वैसे दोनों को मैंने नर्सरी की सारी पढ़ाई घर पर ही करवा दी है। अब सीधा क्लास 1 में डाल दूंगी। 1 साल का ही तो अंतर है दोनों में। साथ रहेगी तो एक दूसरे का सहारा बनेगी। हेमा अगले दिन ही खुशी और अनाया का एडमिशन स्कूल में करवा देती है और दोनों को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। खुशी जहाँ समझदार और होशियार है, वहीं अनाया बहुत चंचल और बदमाश। पहले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल से घर आती है तो हेमा आते ही दोनों को गले लगा लेती है। चलो दोनों झटपट खाना खा लो, फिर दोनों का होमवर्क करवा दूंगी। ओके बड़ी माँ। मम्मा, बस में ना अनाया बदमाशी कर रही थी। ऐसे नहीं बोलती बेटा, तो अपनी बहन का ध्यान रखना। हाँ। शाम को हेमा दोनों बेटियों को होमवर्क करवाने के लिए बैठती है। खुशी और अनाया दोनों अपनी कॉपी निकालती हैं। खुशी, ये मैथ मैंने तुमको बताया था ना, तुम इसे बनाओ। अनाया, तुम कॉपी निकालो अपनी। खुशी अपना होमवर्क करती है और अनाया को एक एक करके बता बता कर हेमा को होमवर्क करवाना पड़ता है। बीच में खुशी कहती है, मम्मा ये बताओ ना, सुनो ना मम्मा। अरे रुक जा ना खुशी, पहले अनाया का होमवर्क पूरा करवा देती हूँ। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो बताना है, आप बस अनाया अनाया करती रहती हो, आपको बस उससे ही प्यार है। खुशी उठकर अर्चना के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तब अर्चना हेमा से कहती है, हेमा, तू भूल तो नहीं गई? खुशी तेरी अपनी बेटी है, तू खुशी के साथ सही नहीं कर रही बेटा। मम्मी जी, दोनों मेरी ही बेटियां हैं, लेकिन अनाया पढ़ने में कमजोर है तो मुझे उसे ज्यादा वक्त देना पड़ता है। दिन बीतने लगते हैं। रजनी को ये तक पता नहीं होता कि उसकी बेटी कौन से स्कूल और क्लास में है। एक रोज रजनी की सहेली मोनिका उसके घर उससे मिलने आती है। अनाया को देखकर कहती है, ये तेरी बेटी है? हाँ, क्यों? अनाया मेरी ही बेटी है। ये मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ती है और उसकी क्लास में उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठती है। ओह अच्छा, देख ले, हमारी तरह हमारे बच्चे आपस में अच्छे दोस्त बन जाएंगे। एक बात कहूँ रजनी, बुरा मत माना, तेरी जिठानी की बेटी तो बहुत अच्छे से रहती है और अनाया को तो इस तरह क्यों रखती है? तो क्या कह रही है? क्या बात है, पूरी बात बता। एक दिन स्कूल में अनाया की क्लास टीचर उसे बहुत डांट रही थी उसके कपड़ों को लेकर। सच में यार, उसके कपड़े गंदे रहते हैं, लगता ही नहीं कि वो एक अच्छे घर की बेटी है। टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा करके रखी थी, लेकिन खुशी तो एकदम टिप टॉप रहती है। उसके कपड़े आयरन किए होते हैं, जूते चमकते रहते हैं। दोनों बेटी एक ही घर की हैं, लेकिन दोनों में इतना भेदभाव, ये मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तू अनाया का ध्यान रखा करना। ये सुनते ही रजनी के होश उड़ जाते हैं। मेरी जेठानी को आज मैं नहीं छोड़ूंगी, अनाया को वही स्कूल भेजती है। अच्छा तो ये बात है, अपने बच्चे ना किसी के ऊपर नहीं छोड़ने चाहिए। बता देती हूँ, तेरी जिठानी अपनी बेटी को प्यार करेगी और बेचारी अनाया इसी तरह किसी गरीब बच्चे की तरह रह जाएगी। मेरी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोनिका चली जाती है और रजनी हेमा के पास जाकर उस पर बरस पड़ती है। मेरी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं है, उसे कहीं से उठा कर नहीं लाई हूँ मैं, समझिए आप। मेरी बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है और मुझे पता तक नहीं चलने दिया आपने। ये क्या बोल रही हो तुम रजनी? अनाया मेरी भी बेटी है। बेटी बोलने में और होने में बहुत अंतर होता है भाभी। मैंने उसे आपके ऊपर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से उसकी माँ उसके लिए सब कुछ करेगी। चल अनाया। हेमा फूट फूट कर रोने लगती है। बहू, तो खुशी को लेकर अपने मायके चली जा। रजनी को पता चलना चाहिए कि अनाया को संभालना कितना मुश्किल है। अपने बच्चे को छोड़कर तुमने अनाया को वक्त दिया। रजनी को उसकी गलती अब समझ आना बहुत जरूरी है। तभी खुशी हेमा के आंसू पोंछते हुए कहती है, मम्मा रो मत, अनाया आपके पास नहीं तो क्या हुआ, आपकी खुशी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आप ही कहती है ना, अनाया बच्ची है, तो आप चिंता क्यों करती हो, वो खुद आ जाएगी। चल बेटा, हम नानी के घर चलते हैं। हेमा खुशी को लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर रजनी अनाया से कहती है, अनाया बेटा, तुझे जो भी खाना है मुझसे कहना, मैं तेरे लिए बना दूंगी। कल स्कूल है ना तेरा, मैं तेरे कपड़े तैयार कर देती हूँ। कल से मेरी बेटी खुशी से भी अच्छी लगेगी। हाँ मम्मा, मेरा होमवर्क बाकी है, मुझे होमवर्क करवाने में मदद करो। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, तो बैग से कॉपी निकाल
रजनी कॉपी देखती है। बेटा मैं तुझे बता देती हूँ कैसे बनाना है, फिर तो खुद बना लेना। मैं तब तक तेरे कपड़े आयरन कर दूंगी। रजनी जैसे ही उठने लगती है वैसे ही अनाया उसका हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, बड़े मम्मा मेरे पास बैठी रहती थी जब तक मैं पूरा होमवर्क नहीं बनाती थी। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है, तू खुद से बना। रजनी आयरन करने चली जाती है। इधर अनाया उठकर खेलने लगती है। आयरन के बाद रजनी जैसे ही देखती है कॉपी किताब फेंक कर अनाया तो खेल रही है। रजनी को गुस्सा आने लगता है। अनाया, तुमने होमवर्क नहीं किया? मम्मा मुझे भूख लग रही है। ठीक है, रोटी बनाकर लाती हूँ अभी। रजनी आलू पराठा बनाकर लाती है। पराठा देखकर अनाया कहती है, मुझे पतले पतले पराठे खाने हैं, ये नहीं खाऊंगी। ठीक है, तू एक बार दूध पी ले। रजनी दूध लाकर अनाया को देती है। दूध देकर अनाया ग्लास को हाथ मार देती है और बेड पर पड़े स्कूल ड्रेस को मोड़कर कहती है, मैं बिना कॉर्नफ्लेक्स दूध नहीं पीती। बड़ी मम्मा कितने अच्छे से खिलाती है। रजनी अनाया को एक थप्पड़ मारती है। अनाया रोने लगती है। अनाया को रोता देख अर्चना वहां आकर कहती है, तू एक दिन में इतनी परेशान हो गई? तो सोच हेमा कैसे दो दो लड़कियों को संभालती होगी। तूने किसी और के कहने पर हेमा को कितना कुछ कह दिया। आज तक बच्चे कभी संभाले हैं जो अनाया तुझसे संभलेगी? अनाया को संभालना इतना आसान नहीं है। हेमा की गलती है जो अपने बच्चे से भी ज्यादा अनाया को प्यार किया। अनाया को मार कर क्या होगा? रो मत बेटा, यहाँ। रजनी उसी वक्त हेमा के मायके जाकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो भाभी, अनाया की असली माँ आप ही हो। आप अपने घर चलो भाभी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी घर के काम आपके साथ करूंगी और नौकरी छोड़ दूंगी। रो मत, कोई बात नहीं रजनी। रजनी हेमा और खुशी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब रजनी और हेमा दो बहनों की तरह रहने लगती है और रजनी ऑफिस छोड़कर हेमा के साथ घर के काम करने लगती है।